कंसोलिडेशन चैप्टर अभी स्टार्ट करते हैं। ऐसे कल कंसोलिडेशन का कुछ क्वेश्चंस में बनाया था। मैं वापस से जब वीडियो देखा तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं सही से नहीं बता पा रहा हूँ, तो मैं कंसोलिडेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स बता दे रहा हूँ। उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चंस क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आप कर लोगे, और फिर 6-7 कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो कर लेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। उसके बाद ये चैप्टर को बाइंड अप कर देंगे। तो देखिए क्या है चैप्टर का नाम, कंसोलिडेशन एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी। ठीक है। अब देखिए कंप्रेसिबिलिटी क्या है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है कि आप, ये सॉइल मास है, उस पे आप लोड लगा रहे हो। लोड लगा रहे हो मतलब कैसे लोड लगाओगे, इस पे आप जाके कोई बिल्डिंग्स बनाओगे। इस पे आप कोई बिल्डिंग बनाओगे, कोई डैम बनाओगे, है ना। या फिर कोई भी स्ट्रक्चर, सिविल स्ट्रक्चर्स कोई भी आप उस पे खड़ा कर रहे हो। स्ट्रक्चर्स नहीं भी है, अगर मान के चलो कुछ भी हो रहा है उस पे। आ, जैसे अमेरिका है, अमेरिका है, वहां पे पहले क्या था, वहां पे पहले था आइस। ठीक है। आइस के कारण क्या हुआ कि वहां का जो सॉइल था वो आइस के वेट से क्या हो गया, कंसोलिडेटेड हो गया है ना। कंसोलिडेटेड हो गया है। वॉइस जो है वो एकदम पास पास आ गए, है ना। तो वही है। अब वॉइस क्या पास आते हैं नहीं आते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो क्या है कि आप स्पॉन्ज देखिए, ये मान के चलो ये स्पॉन्ज है। जब आप इस पे लोड लगाते हो, जब आप इस पे लोड लगाते हो तो क्या होता है, स्पॉन्ज जो है एकदम सिकुड़ के थोड़ा सा एकदम पास में आ जाता है। लेकिन ये इलास्टिक इन नेचर होता है। अब जैसे ही लोड हटाते हो तो क्या होगा कि वो वापस से पूरा ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। लेकिन मान के चलो अगर कंसोलिडेटेड स्टेज में अगर ये प्लास्टिक नहीं रहा, ये इलास्टिक नहीं रहा, थोड़ा सा प्लास्टिक बिहेवियर शो किया, तो क्या होगा कि अगर आप लोड जब रिमूव कर दोगे, ये रिमूव कर दिए लोड, ये रिमूव कर दिए, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा अपने ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी ये क्या रहेगा, कंसोलिडेटेड रहेगा। तो ये मान के चलो कि हमने लोड हटा दिया, तो ये जो सिकुड़ के आया था ये थोड़ा सा वापस से बाउंस बैक तो किया, लेकिन ये ओरिजिनल जगह पे नहीं आ पाया। ठीक है। तो यही एक कंसोलिडेशन का मेन, यही है एक कंसोलिडेशन, आप समझो तो। ठीक है। अब इसी को हम देखते हैं कि कंसोलिडेशन कंप्रेसिबिलिटी के कितने टाइप होते हैं, कंसोलिडेशन क्या होता है नहीं होता है। ठीक है। तो देखिए कंप्रेसिबिलिटी जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने भाग में डिवाइड करते हैं बच्चों, टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट का जो नाम है उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल कंप्रेशन। सेकेंड पार्ट का नाम जो है उसको क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन। चलिए देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी क्या है। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, क्या बोला, टू पार्ट्स में डिवाइड करके। तो फर्स्ट क्या है, इनिशियल कंप्रेशन और कंपैक्शन। इनिशियल कंप्रेशन, और क्या बोला, और कॉम्पैक्शन। सेकेंड क्या बोला, सेकेंड होता है बच्चों कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन होता है, कंसोलिडेशन का भी टू पार्ट्स में इसको फर्दर डिवाइड कर देते हैं। कंसोलिडेशन का जो टू पार्ट्स है वो क्या है, एक होता है प्राइमरी कंसोलिडेशन और दूसरा है सेकेंडरी कंसोलिडेशंस। प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंसोलिडेशन। अब देखिए इनिशियल कंप्रेशन और कंपैक्शन में क्या होता है, जब आप लोड लगा रहे हो, सॉइल पार्टिकल्स पे आप लोड लगा रहे हो। ठीक है। तो लोड लगाया, या मान के चलो आप यहाँ पे कोई बिल्डिंग आपने बनाया। ठीक है, या आपने कोई सा भी बिल्डिंग इस पे बनाना स्टार्ट किया। तो क्या होगा, इसके लोड के कारण जितने दूर पे इसका स्ट्रेस एरिया वेरी करेगा, है ना, तो उससे क्या होगा कि सॉइल पार्टिकल्स पास में आएंगे। जब पास में आएंगे तो क्या होगा कि एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर, एयर का जो है इस वॉइड्स में जो एयर होंगे, वॉइड्स में क्या होंगे, एयर होगा या फिर वाटर होगा, दो ही चीज होंगे ना। तो वॉइड्स में जो एयर होंगे वो क्या करेंगे, पास आउट कर देंगे। ठीक है, पास आउट हो जाएंगे। और उसके बाद क्या बचेगा, वॉइड्स में सिर्फ वाटर वाटर बचेगा। ठीक है। तो इनिशियल कंप्रेशन उसी को बोलते हैं जिसमें क्या होता है, एक्सपल्सन ऑफ एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर। ठीक है।
अब देखिए, अब क्या है कि कई लोग सोचते हैं कि ये मान के चलिए डी डेप्थ तक का सॉइल पार्टिकल्स है, डी डेप्थ का है। तो हम यहाँ पे अगर मान के चलिए घर बना रहे हैं, तो क्या पूरे जितने सॉइल में जितने तक है, जितने एयर हैं सारे डिसिपेट आउट हो जाएंगे क्या? है ना? तो ऐसा कंपलसरी नहीं है। इनका जो स्ट्रेस एरिया का जो जोन है ना, उसमें हम देखते हैं कहाँ तक इसका स्ट्रेस वैरी कर रहा है। उस जोन में देखते हैं कि कितना एयर का एयर डिसिपेट आउट हुआ है या नहीं। मतलब डिसिपेट आउट होगा अगर एयर, तो इसका जो बिल्डिंग का जो स्ट्रेस जोन है, ठीक है, जहां तक वो स्ट्रेस का वो लोड लग रहा है जमीन के अंदर, सॉइल में, उसमें क्या होगा, एयर जो है वो क्या हो जाएगा, डिसिपेट आउट हो जाएगा उस एरिया का। उस एरिया का वाटर क्या होगा, वो डिसिपेट आउट होगा, एक्सपल्सन होगा। वो किस में आता है? एक्सपल्सन वो प्राइमरी कंसोलिडेशन में होता है। तो हम इस केस में देखते हैं। अब यहाँ पे घर बना हुआ है, तो यहाँ का एयर तो पास आउट नहीं होगा ना। यहाँ पे जहाँ पे लोड लग रहा है वहां पे एयर पास आउट होगा, एक्सपल्सन होगा एयर का। तो हम क्या देखते हैं, इनिशियल कंप्रेशन और कंपैक्शन में हम ये देखते हैं क्या होता है, इसमें एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर होता है। फिर कंसोलिडेशन में टू पार्ट्स आ जाते हैं, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इज सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या होता है, अब हम लोग वो देखें। ओके। हाँ, तो प्राइमरी कंसोलिडेशन में, इनिशियल कंप्रेशन में तो क्या होता है, एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर होता है। जो पोर्स में एयर, जो वॉइड्स में एयर है, वो पास हो जाएंगे, ठीक है। प्राइमरी कंसोलिडेशन में क्या होगा बच्चों, प्राइमरी कंसोलिडेशन में क्या होता है, एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर होता है, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर हो जाता है, ठीक है। पोर वाटर, पोर में जो वाटर रहता है उसका एक्सपल्सन हो जाता है। और सेकेंडरी कंसोलिडेशन क्या होता है, सेकेंडरी जब पानी जब चला जाता है तो क्या होता है, रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल पार्टिकल्स का क्या होता है, रीएडजस्टमेंट हो जाता है, रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। अब देखिए इसमें है कौन जल्दी होता है, देखिए इनिशियल कंप्रेशन एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर क्या है, जब आप बिल्डिंग बनाओगे या जब आप लोड लगाओगे, तो बिल्डिंग तो एक दिन में बनता नहीं, वो धीरे धीरे बनता है, साल भर लगता है उसको, है ना। तो जब तक आप बिल्डिंग बनाओगे तब तक आपका एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। फिर अब क्या होता है, एक्सपल ये प्राइमरी कंसोलिडेशन होता है, और ये क्या होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। टाइम टेकिंग हो सकता है ये 40 ईयर्स भी लग जाए, 20 ईयर्स भी लग जाए, 30 ईयर्स भी लग जाए, है ना, 20 ईयर, 30 ईयर। ये तो डिपेंड करेगा सॉइल पे, है ना, कितना टाइम लगेगा, नहीं लगेगा। सेकेंडरी कंसोलिडेशन कब स्टार्ट होगा, जब प्राइमरी कंसोलिडेशन जब खत्म हो जाएगा ना, तब सेकेंडरी कंसोलिडेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब प्राइमरी कंसोलिडेशन कब स्टार्ट होता है, मान के चलो कि सारा एयर, वॉइड्स का सारा एयर जो है वो पास आउट हो गया, ठीक है। एयर जो है, एयर क्या हो गया, पास आउट हो गए। तो इसमें क्या बचे, वॉइड्स में सिर्फ वाटर वाटर बचे, वाटर पार्टिकल्स बचे हैं, और वाटर बचा है। तो वो क्या हो गया, सैचुरेशन स्टेट में हो गया। तो उसका प्राइमरी कंसोलिडेशन कब स्टार्ट होगा, जब ये सैचुरेटेड स्टेज में होगा, तब प्राइमरी कंसोलिडेशन स्टार्ट होगा। ओके। अब चलिए, अब मेन हम लोग क्या है, एक प्राइमरी कंसोलिडेशन ही पढ़ते हैं, कंसोलिडेशन चैप्टर में है। क्या है कि हम लोग जनरली प्राइमरी कंसोलिडेशन ही पढ़ते हैं, क्योंकि वही जो है मेन हमारे लिए सर दर्द है, ठीक है, सर दर्द है। अब कंसोलिडेशन क्या होता है, नहीं होता है, वो देखिए। अब तो मैं बता दिया आपको। चलिए, पूरा लिंक हटा के मैं प्राइमरी कंसोलिडेशन पे आ जाता हूँ। प्राइमरी कंसोलिडेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन। अब प्राइमरी कंसोलिडेशन में क्या है, देखिए, पहला तो क्या बोला कि जब प्राइमरी कंसोलिडेशन स्टार्ट होगा तो सॉइल पार्टिकल, सॉइल क्या हो जाएगा, फुल सैचुरेशन स्टेज में आ जाएगा, ठीक है। और जो सैचुरेटेड स्टेज में नहीं आएगा, तो जब प्रोसेस चलते रहेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे सैचुरेशन स्टेज में वो पहुंच ही जाएगा, ठीक है। अब ये क्यों होता है, फर्स्ट क्या बताया, सैचुरेशन होगा, सैचुरेशन स्टेज में आ जाएगा। सेकेंड क्या होता है, एक्सपल्सन ऑफ, क्या बोला, एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर, ठीक है, एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर। थर्ड क्या बोला मैं आपको, थर्ड बोला क्या, इट इज टाइम टेकन फेनोमेना होता है, टाइम टेकन फेनोमेना होता है,
टाइम टेकन। अब टाइम किसके लिए लेता है, किस पे डिपेंड करेगा टाइम? तो पहला है परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी चीज है, अगर क्ले होगा तो क्ले में परमेबिलिटी लो होता है एज कम्पेयर टू सैंड। ठीक है, तो अगर क्ले होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा कंसोलिडेट होने में, अगर सैंड रहेगा तो जल्दी कंसोलिडेट हो जाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा फाइल कंसोलिडेट हो जाएगा उतना अच्छा रहेगा, आप उस पर स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो मैं क्या बोला कि सैंड रहेगा तो सैंड जल्दी कंसोलिडेट हो जाएगा, उसमें से पानी जल्दी डिसिपेट आउट हो जाएगा, एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर, पोर वाटर जल्दी निकल हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि सैंड में जो है आपको बिल्डिंग बनाना ज्यादा इजली होता है। इसलिए आप देखिए बुर्ज खलीफा हो गया, है ना, यूएई, सऊदी अरबिया, ये सब क्या है, सैंड सैंड है वहां पे। तो वहां पे क्या है, लंबे लंबे बिल्डिंग्स बनाना ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में क्यों नहीं है? इंडिया में मेनली आपको क्या मिलता है, क्ले मिलता है, और दूसरा क्या है, सिस्मिक सिस्मिक एक्टिव एरिया है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बना नहीं सकते, बना सकते हैं, सॉइल का ट्रीटमेंट करके हम यहाँ भी लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि परमेबिलिटी तो पहला फैक्टर हो गया, टाइम किसके कारण टाइम लग रहा है, पहला तो हो गया परमेबिलिटी। दूसरा क्या है, दूसरा है लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ। लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ का मतलब क्या हो गया कि देखिए अगर हम ये सॉइल स्ट्रक्चर है, ठीक है, अगर इस पे लोड लगा, ठीक है, नीचे में सिर्फ क्ले क्ले है, तो क्या होगा, पानी जब डिसिपेट आउट होगा तो ऊपर से ही होगा। पानी जब डिसिपेट आउट होगा तो ऊपर से ही होगा, ऊपर ऊपर वाला तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, लेकिन नीचे का जो पानी होगा उसको क्या लगेगा, टाइम लगेगा आने में, ऊपर डिसिपेट होने में। ठीक है, तो इसलिए अगर ये वन साइडेड डिसिपेशन हो रहा है पानी का, ठीक है, तो ऐसा केस होगा। अगर टू साइडेड होगा तो क्या होगा, ऊपर से भी निकल जाएगा और नीचे भी निकल जाएगा। नीचे कब निकलेगा, जब नीचे ये क्ले के नीचे क्या होगा, सैंड होगा, सैंड होगा या कोहेजन, वही कोहेजन लेस सॉइल। कोहेजन लेस सॉइल अगर होता है तो उस केस में क्या होता है, दोनों तरफ से वाटर का डिसिपेशन होता है। ठीक है, और थर्ड केस क्या है, थर्ड केस ये है कि लोडिंग कंडीशन कैसा है। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी कंसोलिडेशन का ये जो मेन रीजन है वो है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिए, अब सेकेंडरी कंसोलिडेशन बता दे रहा हूँ, सेकेंडरी कंसोलिडेशन क्या होता है। अब देखिए सेकेंडरी कंसोलिडेशन कब स्टार्ट होगा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन सेकेंडरी कंसोलिडेशन ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये तो कंफ्यूज करेंगे। सेकेंडरी कंसोलिडेशन, जब प्राइमरी कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाए, आफ्टर प्राइमरी कंसोलिडेशन। ठीक है बच्चों, जब प्राइमरी कंसोलिडेशन जब खत्म हो जाएगा तब हम लोग, तब जो है सेकेंडरी कंसोलिडेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, दूसरा केस क्या है कि अगर लोड कांस्टेंट है, लोड चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर लोड चेंज नहीं हो रहा है, लोड जो लग रहा है सॉइल पार्टिकल्स पे, वो वो अगर चेंज नहीं हो रहा है। दूसरा क्या है कि अगर एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तब क्या करते हैं हम लोग, वॉल्यूम चेंज, पहला क्या है लोड चेंज नहीं होना चाहिए, दूसरा क्या है पोर वाटर पूरा कंप्लीट निकल जाना चाहिए, तीसरा क्या है उसके बाद हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कि कितना सेटलमेंट हुआ है। ठीक है, कितना रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड्स हुआ है, वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ है, वॉल्यूम में जितना चेंज हो जाएगा, मान के चलिए प्राइमरी कंसोलिडेशन हो गया, प्राइमरी कंसोलिडेशन हो गया, है ना, एक्सपल्सन सबसे पहले तो एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी कंसोलिडेशन हो जाएगा, मतलब वाटर पूरा निकल गया। उसके बाद क्या होगा, रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स होगा, तो रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स के कारण क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो वही वॉल्यूम में चेंज जो होगा वो हम लोग चेक करेंगे कि कितना वॉल्यूम में चेंज हुआ, और वही क्या हो जाएगा, हमारा सेकेंडरी कंसोलिडेशन हो जाएगा। ठीक है, इतना इतना जरूरत नहीं पड़ता, सेकेंडरी कंसोलिडेशन का क्वेश्चन इतना आता नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कहीं आ गए तो बन जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है
अब देखिए कोर्स ग्रेन सॉइल में क्या होता है, कोर्स ग्रेन सॉइल और स्ट्रिपी क्लेज में क्या होता है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन न के बराबर होता है, इनसिग्निफिकेंट होता है बिल्कुल। ठीक है। लेकिन अब वही हाईली प्लास्टिक क्ले में हाईली प्लास्टिक क्ले में सेकेंडरी कंसोलिडेशन जो है क्या होगा, 10 से 20% होगा टोटल सेटलमेंट का। 10 से 20% जितना भी सेटलमेंट होगा उसका 10 से 20% होगा, किस में होगा, हाईली प्लास्टिक क्ले में होगा। ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा सेकेंडरी कंसोलिडेशन हो गया। अब देखिए प्राइमरी कंसोलिडेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, अब हम लोग वो देखें। क्या देख रहे हैं, प्राइमरी कंसोलिडेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए प्राइमरी कंसोलिडेशन में क्या है कि टाइम के साथ सेटलमेंट कैसे होता है, अब वो देखेंगे हम लोग। ओके। टाइम के साथ क्या चेंजेस होता है, मैं ग्राफ ग्राफ बना दे रहा हूँ बस, आप बस देखते जाओ। ठीक है। एक ही ग्राफ पे मैं सारा कुछ कराते चला जाऊंगा। देखिए ये जो वाई एक्सिस क्या कर रहा है, शो कर रहा है सेटलमेंट। सेटलमेंट क्या होगा, कम होते जाएगा। वॉल्यूम में क्या होगा, चेंजेस होगा तो वो कम होते जाएगा ना, वॉल्यूम ऊपर से लोड लगेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। सेटलमेंट और टाइम, ये क्ले क्या है, क्ले जो है टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसे वैरी करेगा। उसके बाद अगर वही सैंड का केस रहेगा तो ये बस हो गया। ये किसका है, ये है क्ले का, और ये किसका है, सैंड का। तो सैंड में बताया था जल्दी कंसोलिडेशन हो जाता है, प्राइमरी कंसोलिडेशन। तो वो अब क्यों होता है सैंड में जल्दी कंसोलिडेशन, क्योंकि सैंड का जो है परमेबिलिटी वो ज्यादा होता है। तो सैंड का परमेबिलिटी ज्यादा होता है, लेकिन क्ले का परमेबिलिटी कम होता है। तो देखिए सैंड में जो है सेटलमेंट जो है ज्यादा होगा, सॉरी, टोटल सेटलमेंट क्ले में जो होगा, क्ले में जो सेटलमेंट होगा वो मोर होगा। ठीक है, एज कंपेयर टू सैंड। ज्यादा तो हो, जल्दी तो हो जाएगा, जल्दी तो हो जाएगा सैंड में सेटलमेंट, है ना, जल्दी हाई परमेबिलिटी के कारण। लेकिन क्ले में जो सेटलमेंट होता है एज कंपेयर टू सैंड वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये केस है। अब क्यों होता है ज्यादा, ज्यादा इसलिए होता है क्यों, क्ले का वॉइड रेशियो ज्यादा होता है। वॉइड जो होता है, वॉइड रेशियो और पोरोसिटी जो है इसका क्ले का बहुत ज्यादा होता है ना, बहुत सारे वॉइड्स होते हैं, है ना, क्ले में एज कम्पेयर टू सैंड्स। सैंड पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं, है ना, पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं सैंड के। लेकिन इसका अगर वॉइड्स देखो सॉइल में, वही देखो सॉइल में एकदम छोटे 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 रहेंगे। लेकिन इसमें वॉइड्स का अगर आप एरिया देखोगे ना, टोटल वॉइड्स आप निकालोगे तो एज कम्पेयर टू सैंड्स, क्ले में वॉइस ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सैंड्स। अगर टोटल एरिया कंपेयर करोगे तो सैंड में जो एरिया होगा वॉइड्स का और क्ले में होगा, तो क्ले में कहीं ज्यादा होगा वॉइड से। तो वॉइड ज्यादा रहेगा, तो वॉइड रेशियो और पोरोसिटी के कारण इसका सेटलमेंट जो है ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सैंड। ठीक है, तो इसलिए पूरे कंसोलिडेशन चैप्टर में कहीं ना कहीं जो है इफेक्टिव स्ट्रेस और वॉइड रेशियो पे ही पूरा कहानी आपको चलते हुए दिखेगा। तो चलिए, अब जो पहला टॉपिक, पहला चीज है, जो पहला ग्राफ हम लोग देख रहे हैं, वो प्राइमरी कंसोलिडेशन में लोड लगने के कारण जो वाइड रेशियो और जो इफेक्टिव स्ट्रेस में चेंजेस आएगा वो हम लोग अभी देखेंगे थ्रू द मेथड, थ्रू द ग्राफ। ठीक है। चलिए, अब क्या है, एक कहीं पे जमीन पे कहीं पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि घर बना रहे हैं। घर बना रहे हैं तो उसका कुछ वो जो सॉइल पार्टिकल्स होगा उसका कुछ वॉइड होगा, वाइड रेशियो होगा कुछ उसका। ठीक है, एंड ऑल्सो इफेक्टिव स्ट्रेस विल बी ऑल्सो देयर। ठीक है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस भी होगा। तो देखिए जब हम सेटलमेंट कराएंगे, जब हम सॉलिड प्राइमरी कंसोलिडेशन कराएंगे तो वॉइड रेशियो का जो चेंजेस होगा विथ रिस्पेक्ट टू इफेक्टिव स्ट्रेस विल बी लाइक दिस। जब आप जब आप बिल्कुल स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे ई नॉट होगा। जब कंसोलिडेट हो जाएगा सॉइल, धीरे 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 क्या होगा कि वॉइड रेशियो कम होते जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, E1। यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है, सिग्मा नॉट, और यहाँ पे क्या है, सिग्मा 1।
इस पे क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस। अब देखिए इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं नॉर्मल कंसोलिडेट, नॉर्मल कंप्रेशन कर्व। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल कंप्रेशन कर्व। इसको और क्या बोलते हैं, ये जो ग्राफ बन रहा है ये कैसा बन रहा है, देखिए कॉनकेव बन रहा है, कॉनकेव। और इसको क्या बोलते हैं, इस ग्राफ को, ये जो लाइन है इसको क्या बोलेंगे, ऐसा जब लाइन शो करेगा कोई भी सॉइल तो क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। क्या बोलेंगे, नॉर्मली कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड सॉइल। ठीक है। अब देखिए, अब इसी का एक फॉर्मूला है जो हम आपको बताए थे कल, ए बी। ए बी क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी। किसी से डिनोट करते हैं, ए बी। अब देखिए ये याद रखना है, कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होता है, ए बी होता है। अब आपको बार बार इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, अभी एक टर्म आएगा कंप्रेसिबिलिटी है, फिर एक आया कंप्रेशन आ जाएगा, फिर आ जाएगा कंसोलिडेशन आ जाएगा, रिकम्प्रेशन आ जाएगा, तो आप कहीं ना कहीं और कंसोलिडेटेड आ जाएगा, तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी को हम किससे शो करते हैं, ए बी से। और ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर डी वाई बाई डी एक्स होता है ना ऐसे, तो वही ई नॉट माइनस ई वन, ई नॉट माइनस ई वन डिवाइडेड बाई सिग्मा वन माइनस सिग्मा नॉट, सिग्मा वन माइनस सिग्मा नॉट। ये हो गया। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाई चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। ये हो गया ए बी का फॉर्मूला। ठीक है। अब इसको आप याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चंस कल देखे थे, कुछ आए भी थे, है ना, तो हम लोग बनाए थे। तो अब इसी को, लेकिन ये देखिए ये इफेक्टिव स्ट्रेस तो है, लेकिन ये क्या है, कर्व शेप में आ रहा है। अगर हम क्या चाहते हैं कि अगर कुछ लार्ज वैल्यू को अगर हमको छोटा करके देखना हो, ठीक है, लार्ज वैल्यू को अगर हमें छोटा करके देखना हो तो हम क्या करते हैं, लॉग लगा लेते हैं। ठीक है। इसलिए तो लॉग 10 का वैल्यू क्या रहता है, 1। ठीक है। तो सोचिए यहाँ पे अगर 10 होगा और लॉग लगा दिए तो सीधे 1 पे आ जाएगा। ठीक है। तो उसी तरह अब हम क्या करते हैं कि ये जो कॉनकेव कर्व है इसको स्ट्रेट लाइन में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस को हम लॉग में लेते हैं, और उसका जब वैसा करते हैं तो टर्म क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और उसको क्या चीज से शो करते हैं, उसको शो करते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ कॉम्प्रेशन। जब लॉग ले लेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस में तो उसको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ कॉम्प्रेशन। ठीक है। चेंजेस सिर्फ हम किस में करेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस में करेंगे। इफेक्टिव स्ट्रेस में करेंगे तो वॉइड रेशियो तो सेम रहेगा, वॉइड रेशियो में नो चेंज, ओनली देयर विल बी चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। तो क्या करते हैं, देखिए कोफिशिएंट ऑफ कॉम्प्रेशन क्या होता है, अब ये ग्राफ हट जाएगा, ये ग्राफ जो है लीनियर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है। अब ये लीनियर हो गया, अब यहाँ पे क्या, लॉग सिग्मा नॉट, और यहाँ पे लॉग सिग्मा वन। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला लिखिए क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी सी से, कोफिशिएंट ऑफ कॉम्प्रेशन या फिर कॉम्प्रेशन इंडेक्स। ठीक है। क्या हो जाएगा, लॉग सिग्मा नॉट माइनस लॉग सिग्मा वन। इसको लॉग के प्रॉपर्टी से अगर देखें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, लॉग सिग्मा वन माइनस सिग्मा नॉट, एक मिनट सॉरी, डिवाइडेबल सिग्मा नॉट। ठीक है। लॉग सिग्मा वन, सिग्मा वन डिवाइडेड बाई सिग्मा नॉट।
ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस हो गया, इफेक्टिव स्ट्रेस एट दिस प्लेस माइनस इफेक्टिव स्ट्रेस एट दिस प्लेस, दोनों लॉग में है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट माइनस इवन लॉग सिग्मा वन और इसलिए ये सिग्मा वन अपॉन सिग्मा नॉट हो गया। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट ऑफ कॉम्प्रेशन हो गया। कोफिशिएंट ऑफ कॉम्प्रेशन का दूसरा फॉर्मूला क्या है, जो कि लिक्विड लिमिट से मैच करे। लिक्विड लिमिट अगर दिया हो तो फिर कैसे निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ कॉम्प्रेशन, उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, सी सी इज इक्वल टू, याद करने की जरूरत तो ऐसा नहीं है, 0.09 WL-10। मैं बता दूंगा, ऐसे तो इससे क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आ गया तो ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए, अब हम चलते हैं, ये क्या था, ये था फोर्थ, थर्ड था ये, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बताया आपको। थर्ड पहला क्या बताया, सेटलमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बताया, फिर बताया कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी विच इज बिटवीन इफेक्टिव इफेक्टिव स्ट्रेस एंड वॉइड रेशियो। थर्ड बताया लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस एंड वॉइड रेशियो विच इज कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन। अब ओवर कंसोलिडेशन या प्री कंसोलिडेशन स्टेज क्या होता है वो बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना है। उसको ध्यान से करना है, समझना है, समझेंगे उसको अच्छे से। ठीक है, ओवर कंसोलिडेशन क्या बोला मैं, ओवर कंसोलिडेशन या फिर प्री कंसोलिडेशन स्टेज। देखिए, ओवर कंसोलिडेशन क्या होता है वो समझिए। ओवर कंसोलिडेशन का मतलब ये हुआ कि मान के चलो कि कहीं पे भी क्या किया गया, जैसे अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, उस पे ओसामा बिन लादेन ने क्या किया कि फ्लाइट से आया और इस पे आके टक्कर मार दिया। अब ये क्या हो गया, ये डिमोलिश हो गया, है ना। अब ये क्या हो गया कि ये मान के चलो ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो भी था ये 200 ईयर से यहाँ पे था। अब था या नहीं था मानना है बस, था, ठीक है। उसे कारण क्या हो गया, ये जो था 80 फ्लोर तक का था, 80 फ्लोर तक का था। अब इससे क्या हो गया कि इससे इसके नीचे जो सॉइल पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, वो कुछ कंसोलिडेट हो गए, जितना लोड लगा उसके हिसाब से ये कंसोलिडेट हो गए। ठीक है, अब क्या किया, जब ये पूरा बिल्डिंग डिमोलिश हो गया थोड़ी देर के लिए, मान के चलो, अब हुआ था या नहीं हुआ था पूरा बिल्डिंग वो हमें नहीं पता, लेकिन अगर मान के चलो कि पूरा बिल्डिंग जो है क्या हो गया, डिमोलिश हो गया, 80 फ्लोर का बिल्डिंग था वो क्या हो गया, डिमोलिश हो गया। अब फिर से हमें बनाना है, लेकिन अब क्या हो गया कि 80 फ्लोर का नहीं बना रहे, अब हम क्या बोल दिए, 30 फ्लोर का बना रहे हैं। कितने फ्लोर का बना रहे हैं बच्चों, 30 फ्लोर का। तो इस 30 फ्लोर के केस के लिए, 30 फ्लोर के लिए ये सॉइल क्या है, ओवर कंसोलिडेटेड है। ठीक है, अगर मान के चलो 150 फ्लोर का बिल्डिंग बना रहे हैं, तो इस केस में दोनों केस आएगा, ओवर कंसोलिडेटेड भी आएगा और नॉर्मली कंसोलिडेटेड भी आएगा। लेकिन अगर जो पहले जितना लोड लगा हुआ था अगर हम उससे कम लोड लगा रहे हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो ओवर कंसोलिडेटेड का केस हो जाएगा। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है, दूसरा केस में आपको बताया था कि जो यूएस अमेरिका का जो जमीन है जो भी है वो पहले आइलैंड था, उस पे क्या थे, बर्फ थे पूरा, ठीक है, ये सॉइल था, इस पे क्या है, 10 फ्लोर तक का मान के चलो आइस का लेयर है। ठीक है, आइस का पूरा लेयर है, पूरा आइस का जो लोड है वो जमीन पे पड़ रहा है और कितने हजारों साल से, 1000 ऑफ ईयर से क्या है कि लग रहा है इस सॉइल पे। ठीक है, क्या हुआ, आइस जो है धीरे 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 क्या हुआ, मेल्ट हो गया, मेल्ट हुआ
मेल्ट होने के बाद क्या हुआ कि मान के चलो कि जो है आइस जो है वो लगा रहा था 1 लाख 10 टू द पावर 100 टू द पावर 6 किलो न्यूटन का लोड लगा रहा था, मान के चलो। और हम घर बनाए, वो कितना बनाए, वो कितना लोड लगाए, 1000 किलो न्यूटन। बुर्ज खलीफा बना दिए तो भी हम 1000 किलो न्यूटन का ही लोड लगा पा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, मान के चलो। ठीक है। तो इस केस में देखिए कहाँ ये 10 टू द पावर 6 किलो न्यूटन का पहले से 1000 साल से लोड लगते आ रहा है, 10 टू द पावर 6 किलो न्यूटन। और अभी जब बर्फ पिघल गया है तो क्या हम कितना लगा रहे हैं, 1000 किलो न्यूटन ही लगा रहे हैं। तो इस केस में क्या हुआ कि सॉइल जो है ओवर कंसोलिडेटेड हो गया। ठीक है। ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल हम इसमें कम, इसको हम कंसीडर करेंगे। इससे क्या होगा, अगर हम चाहे इस पे तो जितना लंबा बिल्डिंग चाहे बनाना चाहे उतना हम बना सकते हैं। अब ओवर कंसोलिडेटेड का मतलब क्या हुआ कि जितना उसमें सेटलमेंट होना था, ठीक है। अब आप ही बताओ ना कि 10 टू द पावर 6 किलो न्यूटन में ज्यादा सॉइल का सेटलमेंट होगा, कंसोलिडेटेड होगा, ज्यादा सॉइल सेटल होगा, या फिर 1000 किलो न्यूटन में। तो 10 टू द पावर 6 किलो न्यूटन में तो ऑलरेडी मान के चलो इतना सॉइल सेटल हो गया, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इतना सॉइल सेटल हो गया। लेकिन वही 1000 किलो न्यूटन अगर हम लगाएंगे नॉर्मली सॉइल में, तो वो मान के चलो इतना ही सेटल होगा। ठीक है, पहले से वो इतना सेटल हो चुका है, और इतना ही सेटल होना, अगर हम कोई नॉर्मल सॉइल पे जहाँ पे कंसोलिडेट इतना ही होना है तो क्या, तो सही है ना। ये तो ओवर कंसोलिडेटेड का स्टेज में आ गया। ठीक है, सॉइल पहले ही कंसोलिडेट हो चुका है, अब हम उस पर क्या कर सकते हैं, हम उस पर आराम से बिल्डिंग बना सकते हैं, कंसोलिडेशन होगा ही नहीं, बिल्कुल बेयर मिनिमम कंसोलिडेशन होगा। थोड़ा सा जो मैं बताया था स्प्रिंग वो स्पॉन्ज का कॉन्सेप्ट, कि हम अगर लोड हटा दिए, यहाँ तक लोड लगाए, फिर लोड हटाने के बाद ये फिर थोड़ा सा, ये जो थोड़ा सा जो अपना इलास्टिक बिहेवियर शो किया था, बस जब हम लगाएंगे फिर क्या करेगा वो, फिर से अपने इस स्टेज पे आ जाएगा। तो बस इतना इतना का ही डिफरेंस आएगा, इतना ही कंसोलिडेट होगा, ठीक है। तो ये चीजें, चलिए यही है ओवर कंसोलिडेशन का स्टेज। अब ओवर कंसोलिडेशन का ग्राफ मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है, कैसा बनता है वो। ओवर कंसोलिडेशन में क्या है, आपको चार चार तरह का कर्व बनेगा, वो चार तरह का कर्व कैसा बनेगा वो मैं बता। देखिए, देखिए पहला तो क्या है कि नॉर्मल कंसोलिडेशन, अगर नॉर्मल नॉर्मल अगर रहेगा तो नॉर्मल ऐसा रहेगा। तो मैं थोड़ा पिक्चर थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि थोड़ा अच्छा से बन जाए कर्व वाला। खुद के ही आर्ट का ही बनाना होगा। चलिए। अरे ठीक है, ये मान के चलिए ऐसा है कर्व में। ठीक है, ये नॉर्मली कंसोलिडेटेड कर्व है, ये कर्व नंबर 1। लेकिन ओवर कंसोलिडेट, ये नॉर्मली कंसोलिडेट, जब पहला बार जब इस पे लोड लगा हुआ तो ऐसा नॉर्मली कंसोलिडेटेड कर्व ऐसा शो हुआ होगा। मान के चलो हम लोड हटा दिए, क्या किए, लोड हटा दिए, तो लोड जब हटाएंगे तो ये कर्व जो है वापस से ऐसे जाएगा, है ना। लेकिन ये E0 पे नहीं पहुंचेगा, ये अब क्या पहुंच जाएगा, अब ये E2 पे आ जाएगा। इसका बॉय रेशियो थोड़ा सा और कुछ हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या किए, मान लो कि ये पहला फर्स्ट टाइम में हमने लगाया कितना, 1000 किलो न्यूटन का लोड लगाया। ठीक है, 1000 किलो न्यूटन का, 1000 किलो न्यूटन का लोड लगाया फर्स्ट टाइम पे, ठीक है। सेकेंड टाइम पे क्या किया कि हमने हटा दिया, 0 किलो न्यूटन कर दिया। ठीक है, तो ये कर्व क्या हो गया, वापस से यहाँ पे आ गया, E2 पे। ठीक है, अब हमने क्या किया कि थर्ड में क्या किया कि थर्ड में जो है हमने क्या कर दिया, 1300 किलो न्यूटन का लोड लगा दिया। तो देखिए,
अब हम क्या कर रहे हैं, जो पहले से लगा हुआ था उसका हम कितना एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, 300 किलो न्यूटन। तो क्या होगा, ये कॉनकेव, ये जब वापस से गया तो फिर से कॉनकेव शो किया, ठीक है। लेकिन जब हम फिर से जब 1300 किलो न्यूटन का लगाएंगे तो यहाँ तक तो इसको कोई दिक्कत ही नहीं होगा, यहाँ तक तो इसको कोई दिक्कत ही नहीं होगा 1000 किलो न्यूटन का। अब ये कॉन्वेक्स, और फिर ये यहाँ से फिर क्या होगा, ये फिर ये नॉर्मल कंसोलिडेटेड कर्व की तरह बिहेव करेगा, फिर से यहाँ तक कॉन्वेक्स हो जाएगा, और फिर यहाँ से कॉनकेव हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 1 और ये 4, 4 वाला जो कर्व होगा, ये दोनों प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम सिमिलर शो करेगा। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बन जाए तो अच्छा है। देखिए, और भी है, तो फिर ऐसा, और फिर कॉन्वेक्स शो करेगा, यहाँ से फिर कॉन्केव, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4। तो पहला क्या हो गया, पहला हो गया, पहला जिसको जो फर्स्ट कर्व है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे नॉर्मली, नॉर्मली कंसोलिडेटेड कर्व, 1 को एंड 4 को भी, 4 को भी सेम। सेकेंड को क्या बोलेंगे, सेकेंड को बोलेंगे स्वेलिंग रिबाउंड कर्व, ठीक है, रिबाउंड कर्व। थर्ड को क्या बोलेंगे, थर्ड वाले कर्व को, थर्ड वाले कर्व को बोलेंगे ओवर कंसोलिडेटेड कर्व, जो कि क्या होगा, कन्वेक्स होगा, ओवर कंसोलिडेटेड कर्व होगा, विच इज व्हाट, इट इज कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स होगा। और ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा कॉनकेव, ठीक है। अब ये, अब देखिए, अब क्या है कि सी आर का फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन, जैसे जो कंप्रेशन हुआ उसको क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन। फिर से जो रिकम्प्रेशन हुआ उसको क्या बोल देंगे बच्चों, उसको बोलेंगे E2 - E1 अपॉन सिग्मा 1 लॉग ऑफ सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 0, ठीक है। तो क्या बोल देंगे, सी आर से शो करेंगे, इसको लिखेंगे डेल ई, E2 - E1 अपॉन लॉग ऑफ सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 0, ठीक है। तो ये हो गया मेरी कंप्रेशन कर्व। अब एक चीज और है जिस पे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, वो है क्या, कि ओवर कंसोलिडेशन रेशियो, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओसीआर। ओसीआर इज इक्वल टू क्या होता है, ओसीआर इज इक्वल टू होता है जो पहले मैक्सिमम अप्लाइड इफेक्टिव स्ट्रेस इन पास्ट, मैक्सिमम अप्लाइड इफेक्टिव स्ट्रेस इन पास्ट, और मैक्सिमम अप्लाइड इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस इन प्रेजेंट। अगर मान के चलिए ओसीआर वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, देन इट इज व्हाट, ओवर कंसोलिडेटेड स्टेज, ठीक है। अगर ओसीआर वैल्यू अगर 1 है तो क्या होगा, नॉर्मल, नॉर्मली कंसोलिडेटेड कंसोलिडेशन स्टेज, नॉर्मल कंसोलिडेशन स्टेज। और एसीआर इज लेस देन 1 है, देन व्हाट, अंडर कंसोलिडेशन स्टेज।
ठीक है, चलिए, अब ये हो गया, ओसीआर बता दिया मैं। अब देखिए, अब कुछ चीजें हैं जो मैं बता दे रहा हूँ, कब कब ओवर कंसोलिडेशन का स्टेज आएगा। वो क्या है, ओवर कंसोलिडेशन कब कब हो सकता है, तो वो कब है। फर्स्ट पॉइंट है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स होता है तो ओवर कंसोलिडेशन वहाँ पे हो जाएगा उस साइल का, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। सेकेंड क्या बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ कंस्ट्रक्शन लोड, कंस्ट्रक्शन लोड। थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा अगर वाटर टेबल राइज कर जाता है, राइजिंग ऑफ वाटर टेबल, वाटर टेबल। फिर क्या हो जाएगा, डेसिकेशन ऑफ क्ले। डेसिकेशन ऑफ क्ले का मतलब क्या हो गया, डेसिकेशन ऑफ क्ले का मतलब हो गया सूखा पड़ना। ठीक है, ये सब किसके एग्जांपल्स है, ओवर कंसोलिडेटेड के, ओवर कंसोलिडेशन के एग्जांपल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, टाइम फैक्टर स्टार्ट करते हैं अब। और भी बहुत कुछ है डिटेल में, अगर मैं बताना चाहूँ तो बहुत कुछ बता सकते हैं, स्प्रिंग एनालॉजी है, वो सब में टाइम देने से मतलब कि कोई मतलब नहीं है। अब देखिए एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि अगर ये, अगर लोड लग रहा है और ऊपर में परमिएबल सॉइल है और नीचे में भी परमिएबल है, ठीक है, तो जो वाटर जो डिसिपेट आउट करेगा जिसको डी बोलेंगे हम, उसको क्या बोल देंगे, H/2। ये पूरा डी है तो ये H/2, ऊपर से भी वाटर डिसिपेट आउट हो जाएगा और नीचे से भी। इसको ऐसे बोल सकते हो D/2, D/2। यहाँ से वाटर ऊपर से, आधा वाटर ऊपर से डिसिपेट आउट होगा, आधा नीचे से हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, अब कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन एक टर्म है, वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, तो वो देखते हैं क्या होगा। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन जिसको हम डिनोट कैसे करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन को डिनोट करते हैं CB। CB इज इक्वल टू क्या होता है, KB अपॉन MB कॉमा W। MB क्या है, MB है वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। अब वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, MB इज इक्वल टू AB अपॉन 1 + E0। ठीक है, अब ये हो गया, अब इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब सारा कुछ बता दिया, सारे फॉर्मूला आप बोलो तो एक जगह लिख दे रहा हूँ। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, कोफिशिएंट ऑफ डीकम्प्रेशन, वॉल्यूम कंप्रेशन, वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। लास्ट में क्या है, कंसोलिडेशन। ठीक है, अब इसको सिंबल अगर लिखेंगे, हम सिंबल लिखेंगे तो क्या होगा इसका, वॉल्यूम ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का क्या बताया था मैं, ए भी बताया था। कंप्रेशन का बताया था क्या, CC। कंप्रेशन का क्या बताया था मैं, CR बताया था। वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी का क्या बताया था, MB बताया था। कंसोलिडेशन का क्या बताया था, CB। ठीक है, अब फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या होता है, डेल E अपॉन डेल चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। इसका भी क्या है, डेल E अपॉन लॉग ऑफ σ1/σ0। ये हो गया, उसके बाद CR का क्या हो गया, सेम होता है, बस इसमें सिग्मा इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या, सॉरी बॉयड रेशियो में क्या चेंज करेंगे, E2 - E1 करेंगे, बस इतना याद रखना है। बाकी सब सेम, लॉग ऑफ σ1/σ0। और MB इज इक्वल टू क्या होता है, MB इज इक्वल टू हो जाता है AB अपॉन 1 + E0। तो MB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB अपॉन 1 + E0। CB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CB, CB इज इक्वल टू हो जाएगा K अपॉन
एम भी गामा डब्ल्यू। ठीक है, हो गया। इसका यूनिट अगर देखें तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। जो इफेक्टिव स्ट्रेस का होता है वही हो जाएगा। ठीक है। वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। और कंसोलिडेशन का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कल देख रहे थे, बार बार पूछ रहा था इसका यूनिट। ठीक है। अब नेक्स्ट, अब सॉल्यूशन ऑफ कंसोलिडेशन इक्वेशन क्या है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। अब देख रहे हैं डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या है। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या है वो देखिए। अब परसेंटेज यू है, तो परसेंटेज यू पहला जो है वो पोर वाटर प्रेशर के केस में होगा। पोर वाटर प्रेशर के केस में देखते हैं। मान के चलिए टी इज इक्वल टू जीरो टाइम पे, टी इज इक्वल टू जीरो टाइम पे अभी जब स्टार्ट किए हैं तो पोर वाटर प्रेशर कितना है, यू आई है। अब क्या है कि टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कभी भी मान के चलिए 50 साल, 60 साल, 80 साल, मतलब मान के चलिए क्या हो जाएगा, पोर वाटर प्रेशर जितना पोर वाटर था सारा निकल के खत्म हो गया। ठीक है। और टी इज इक्वल टू टी पे मान लीजिए किसी टाइम पे भी क्यू बचा हुआ है अभी। ठीक है। उसी तरह सेटलमेंट मान के चलिए कि कितना सेटलमेंट हुआ। ठीक है। तो सेटलमेंट, शुरुआत में सेटलमेंट कितना होगा, शुरुआत में तो सेटलमेंट होगा नहीं, तो जीरो होगा। टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी जब पूरा सेटल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा जो चेंज होगा डेल्टा एच हो जाएगा। और किसी एक टाइम पे डेल्टा एच, स्मॉल एच। और तीसरा क्या है, वॉइड रेशियो में चेंज होगा। वॉइड रेशियो का जो चेंज होता है, तीन ही चीज में तो चेंजेस आता है प्राइमरी सेटलमेंट का, प्राइमरी कंसोलिडेशन में, पोर वाटर सेटलमेंट और वॉइड रेशियो। तो शुरुआत में जो है ई जीरो होगा, इन्फिनिटी टाइम पे मान के चलिए ई 100 है, और एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू ई है। ठीक है। तो परसेंटेज यू क्या होगा, इन पोर वाटर प्रेशर केस में परसेंटेज यू हो जाएगा यू आई, परसेंटेज यू इज इक्वल टू हो जाएगा यू आई माइनस यू डिवाइडेड बाई यू आई इंटू 100। ठीक है। फिर इसे केस में क्या होगा, परसेंटेज यू सेटलमेंट के केस में डेल्टा एच अपॉन डेल्टा कैपिटल एच इंटू 100। ठीक है। फिर इसे केस में होगा परसेंटेज यू ई नॉट माइनस ई अपॉन ई नॉट माइनस ई 100 इंटू 100। ठीक है। इससे परसेंटेज यू निकालेंगे। अब परसेंटेज यू निकाल के क्या करेंगे, परसेंटेज यू तो निकाल दिए, उसके बाद क्या करेंगे, परसेंटेज यू निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, टाइम फैक्टर निकालते हैं। फर्स्ट क्या निकाल लिया, परसेंटेज यू। अब सेकेंड क्या निकालेंगे, टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर क्या करता है, टाइम फैक्टर इज इक्वल टू होता है टी बी इज इक्वल टू सी बी टी अपॉन डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। ठीक है। अब ये निकाल लिए। अब टीबी का दो तरह से निकालते हैं, टीबी अगर ग्रेटर देन 60 होगा तब, और टीबी टीबी इज ग्रेटर देन 60% होगा तब। और टीबी इज टीबी सॉरी टीबी ग्रेटर देन 60% नहीं होगा, परसेंटेज यू अगर ग्रेटर देन 60% हो गया। ठीक है। कंसोलिडेशन 60% से ज्यादा हो गया तब। और अगर कंसोलिडेशन 60% से कम हुआ तब, टाइम फैक्टर का दो केस है। तो टीबी जो है दो तरह से निकलता है, वो है पाई/4 परसेंटेज यू डिवाइडेड बाई 100 का होल स्क्वायर। ये कब होगा, जब परसेंटेज यू इज लेस देन इक्वल टू 60% होगा। ठीक है। कंसोलिडेशन अगर 60% से कम हुआ है तब टाइम फैक्टर का ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। ठीक है। उसी तरह अगर टीबी अगर कंसोलिडेशन जो है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन अगर 60% से ज़्यादा हो गया, मतलब परसेंटेज यू जो है इज ग्रेटर देन 60%, देन विच फार्मूला वी विल अप्लाई, देन वी विल अप्लाई 1.781 माइनस 0.933 लॉग 100 माइनस परसेंटेज यू। ये परसेंटेज यू कब होगा, परसेंटेज यू तब होगा जब इट इज ग्रेटर देन 60% होगा, तब का केस है। ठीक है।
अब नेक्स्ट क्या है? अगर 90% से, अगर मान के चलिए ज़्यादा हो गया 90% से अगर कंसोलिडेशन ज़्यादा हो गया, ठीक है, परसेंटेज इज ग्रेटर देन 90%, तब मान के चलेगा कि फुल्ली कंसोलिडेशन हो गया। ठीक है। अब अब क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल। अब ये जो है, कितना सेटलमेंट हुआ नहीं हुआ प्राइमरी में, कंप्रेशन में, सेकेंडरी कंसोलिडेशन में, ये सब जो है, ये अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर में जब देखेंगे तो उसमें जो है पूरा सही से 3-4 फॉर्मूले और बचे हैं, वो मैं बता दूंगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।